5, 4. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो इस बुलेटिन में हर रोज की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। जी हाँ, इस बुलेटिन में हर वो खबर होगी जो आपके लिए जाना जरूरी है। तेज रफ्तार में बिना टाइम वेस्ट किए 1 घंटे तक वो सभी खबरें आप तक पहुँचाएंगे। दीपिका, दिल्ली को नया मेयर तो मिल गया, लेकिन पार्षदों की जो तस्वीर सामने आई ना, उसने सबको हैरान कर दिया। अरे ऐसी लड़ाई तो गली मोहल्लों में भी नहीं होती। बिल्कुल, और आज दिल्ली नगर निगम की एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि हंगामा होगा। माना तो ये भी जा रहा है श्वेता कि जो बीजेपी की पार्षद है रेखा गुप्ता, जिन्होंने माइक उखाड़ दिया था, उनके निलंबन पर कार्रवाई भी आज हो सकती है और इसको लेकर के भी जबरदस्त हंगामा हो सकता है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको 1 मिनट। थप्पड़ चलते रहे, बोतलें फेंकी जाती रहीं, बैलेट बॉक्स उलट दिए गए और माइक उखाड़ लिए गए। तमाम हल्ला हंगामा चलता रहा, लेकिन बुधवार से गुरुवार तक दिल्ली नगर निगम की बैठक में कुछ नहीं हो पाया तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए आज फिर दिल्ली के सभी निगम पार्षद इकट्ठा होंगे, लेकिन जो काम 24 घंटे लंबी मीटिंग में नहीं हो पाया, क्या वो आज हो पाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो आज की तारीख में मेयर है, वो डिसाइड करेंगी कि क्या तरीका सही है और उस तरीके से चुनाव होंगे। अगर वो तरीका आपको सही नहीं लगता तो आप कोर्ट जाइए, आप मेयर के डिसीजन को वहां पे चैलेंज कीजिए, पूरे चुनाव को चैलेंज कीजिए। महिला पार्षदों ने भी गुरुवार की सुबह जमकर संग्राम किया। दोनों तरफ की पार्षद एक दूसरे से जूझती नजर आईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्रॉस वोटिंग के डर से आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में गड़बड़ी फैला रही है। जब फोन अलाउ ही नहीं है, सुबह जब हमारी मंत्री तक आई, उनसे पेन और फोन बाहर रखवाया गया, इन्होंने पेन भी अलाउ नहीं करा। तो स्टैंडिंग कमेटी में ऐसा क्या दर्द है इनका जो ये वोट डलवाना चाहते हैं फोन के साथ? क्योंकि केजरीवाल ने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि इनकी क्रॉस वोटिंग हुई है। केजरीवाल ने इनको ऑर्डर दिया कि एक एक वोटर अपना वोट डालते थे, फोटो खींच के लाएगा। दिल्ली वालों को मेयर तो मिल गया, लेकिन दिल्ली में काम तभी शुरू हो पाएगा जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुन लिए जाएंगे। माननीय यदि मान गए तो चुनाव आज होगा, वरना दिल्ली वालों को फिर राम भरोसे ही रहना होगा। और इस पूरी सिचुएशन को देख करके तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमोबेश इस दिल्ली की राजनीति से तो गायब ही है, क्योंकि जब हंगामा हो रहा था तभी भी कांग्रेस का कोई भी पार्षद वहां पर मौजूद नहीं था और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन आज स्टेटमेंट सामने आ सकता है कांग्रेस की तरफ से रायपुर से, क्योंकि वहां आज से अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा वर्किंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर भी फैसला आज इस अधिवेशन में लिया जा सकता है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कांग्रेस के पोस्टरों से पटी हुई है। ये अलग बात है कि इन पोस्टरों में खड़गे कम और गांधी परिवार ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। रायपुर में लगे पोस्टरों से टीएस सिंहदेव सिंह गायब हुए तो कुछ परेशान दिखे। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन से पहले उन्होंने मुद्दे को तूल देना शायद मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आला नेताओं का फैसला बताकर चुप्पी साध ली। कुछ पोस्टर हटाए गए, उसमें मेरे चित्र के भी कुछ पोस्टर थे, वो शायद उस स्थान पे थे जो एक नक्शे में एआईसीसी के निर्णय के दायरे में कि यहाँ वो जो पोस्टर्स बताएंगे वही लगने हैं। कांग्रेस के 3 दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव पर फैसला होना है। 2024 के लिए कांग्रेस का रोड मैप तैयार होगा और विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर चर्चा होगी। एक तरफ कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन है और दूसरी तरफ 25 फरवरी को विपक्ष ने बड़ी रैली बुलाई, जिससे कांग्रेस बाहर रहेगी। और अब कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी रैली की तारीख उनसे पूछी नहीं गई, इसलिए शामिल होना संभव भी नहीं। तिथि जो निर्धारित की गई उसमें पहले कांग्रेस से बातचीत नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हम तमाम लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में 15,000 प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी भी आज ही रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें फैसला होगा कि वर्किंग कमेटी का चुनाव किया जाएगा या नहीं।
तो दिल्ली में तो हवा आज बहुत तेज है दीपिका, और रायपुर में भी जो अब कांग्रेस की सियासी हवा है ना, वो आज तेज चलने वाली है, क्योंकि देश भर से 15,000 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पहुंच रहे हैं। कई बड़े नेता तो वहां पहुंच भी चुके हैं, ट्रेनें भर भर के पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से पहले किस तरीके से दिल्ली में संग्राम हुआ। पवन खेड़ा रायपुर जा रहे थे, लेकिन असम पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन इस पर राजनीति खूब गर्म है। आप भी देखिए इस पूरे मामले को। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में असम पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अदालत को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत देने के साथ ही नसीहत भी दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बात कहने का एक लेवल होना चाहिए। एफआईआर की कॉपी दिए बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की खबर आ रही। और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दें, जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है, और किसी भी व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर। खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे। वहीं खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लखनऊ, वाराणसी और असम में दर्ज एफआईआर पर एक जगह सुनवाई की मांग की है, जिसको लेकर कोर्ट ने यूपी और असम सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर के रायपुर तक कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन हैरानी तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी के पिता का अपमान करने वाले पवन खेड़ा का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। बिल्कुल, ये हंगामा कल दिल्ली में दिखता रहा, और यही अगर हंगामे की बात करें तो यूपी के इटावा में भी एक जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल हुआ क्या कि घरातियों ने डीजे बंद करवा दिया, जिसके बाद बारातियों ने जमकर बवाल काटा। उसके बाद क्या था, लाठी, डंडे, पत्थर सब चलने लगे। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। शादी में डीजे बंद किया और महायुद्ध की रणभेरी बज गई। बाराती और घराती आमने सामने आ गए। दोनों तरफ के योद्धाओं ने लाठी डंडे और पत्थर रूपी हथियार थाम लिया और संग्राम छिड़ गया। डर के मारे एक पक्ष ने खुद को एक घर में बंद कर लिया। जिस जनवासे में तिलक चल रहा था वो देखते ही देखते उजड़ गया। महिलाओं के मंगल गीत अचानक शांत हो गए। इटावा के भरथाना इलाके में शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ। लड़की पक्ष ने डीजे से म्यूजिक बंद करने को कहा तो बारातियों ने तांडव शुरू कर दिया। तस्वीरों में लाठी डंडे और पत्थर ताने बाराती और घरातियों को देखा जा सकता है। इस मारपीट में कई लोगों को चोट भी आई। देर रात शुरू हुआ बवाल कई घंटे चला। दूल्हे पक्ष ने दुल्हन को विदा कराने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में दुल्हन की विदाई हुई। देखिए, इसमें लड़के वालों में थोड़ी कहासुनी हुई थी। जहाँ तक पथराव की बात है उसकी सूचना नहीं है, और फिर आपस में बैठ गए वो, और दुल्हन भी चली गई। यदि कोई हमारे पास तहरीर आएगी तो उसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तो शादियों में तो खुशी का माहौल होता है दीपिका, लेकिन ये जरा सी बात पर लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। और खासतौर पर वो कहावत है ना, लड़के के फूफा, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही। यार क्या ईगो हर्ट करना है, शादी में खुशी मनाओ। कभी हर शादी में पाए जाते हैं। आपकी शादी में भी थे? मेरी शादी में थे तो सुन रहे होंगे ना। देखिए, बवाल तो बिहार की राजनीति में भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को खत्म हो चुका नेता बता दिया है। और साथ ही उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है देश में, कौन क्या कह रहा है, देखिए 2 मिनट में।
गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने कहा कि बजट के बाद नीतीश कुमार को तेजस्वी को सत्ता सौंपनी ही होगी, वरना तेजस्वी खुद तख्ता पलट कर देंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में समाधान यात्रा नीतीश की अंतिम चुनावी यात्रा थी। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जागा। उन्होंने कहा कि भारत जब चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से वार्ता क्यों नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने कहा कि चीन हमारी सीमाओं में घुसा हुआ है, फिर भी हम उनसे बात करते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धर्म की लड़ाई से चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि इस लड़ाई से मुल्क मुसीबत में पड़ जाएगा। चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे छटपटा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा है कि देश लोकतांत्रिक इतिहास के काले दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। इधर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि चुनाव आयोग ने योग्यता के आधार पर फैसला लिया है। आज बीजेपी देश भर में नमो किसान दिवस मनाएगी। किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजने के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यक्रम होंगे। केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए सीधे ट्रांसफर करती है। सम्मान दिवस में बीजेपी नेता किसानों से वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। बीजेपी का कार्यक्रम गाँव और कस्बों पर फोकस करेगा। पीएम मोदी आज नागालैंड के दौरे पर रहेंगे और चुमो कैदिमा जिले में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी और एनडीपीपी की संयुक्त रैली को पीएम संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज एमपी के सतना में रहेंगे और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कोल आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख आदिवासी शामिल होंगे। और अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर हैं, क्योंकि चुनावी साल है। मध्य प्रदेश की जनता को खूब सारे सौगात इस साल मिलने वाले हैं और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता है वो मध्य प्रदेश का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अमित शाह के खिलाफ बयान देने वाले अमृतपाल ने पंजाब में बवाल कर दिया। एक थाने पर हमला किया, अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश की। पूरी खबर क्या थी आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। अमृतसर में वारिस पंजाब दे जत्थेबंदी के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थक गुरुवार को पुलिस से भिड़ गए। दरअसल पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतपाल और उसके समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अमृतपाल सिंह के समर्थक तलवारें और बंदूक लेकर अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हमले में डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अमृतपाल सिंह के मुताबिक पुलिस ने उनकी मांगें मान ली हैं और उनके साथी को आज रिहा कर दिया जाएगा। पर्चा कैंसल वो कहते होया, सीपी साहब ने साइन कर दिते हैं। इनक्वायरी जी सिट बैठी सी वो डिसीजन ते पहुंची है भी एविडेंस नवें जिहड़े आए ने वो तो पता लगता है भी ये पर्चा झूठा दर्ज किया गया सी और उन्होंने प्रॉमिस किया पर्चा भी दर्ज लिखती रूप च देता है और कल नूं सिंह दी रिहाई का भी वादा किया। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार और अमृतपाल पर निशाना साधा है। गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लेके इस तरह दी गल्लां करनियां और अंदर घुसना और जिस तरह उन्हें थाने ते कब्जा किया, ये एक बहुत मंदभागी गल आ। आने वाले ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ और इन्हों हुणे रोका जाना चाहिए और सख्ती नाल पेश होना चाहिए स्टेट नूं। वहीं पुलिस का कहना है कि अमृतपाल के साथी को आज रिहा कर दिया जाएगा। जो आदमी हमने पकड़ा था उसको हम डिस्चार्ज करा रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ इन्होंने जो हमें एविडेंस दिया ही इज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। तो बाकी सिट बनी है तो सिट विल टेक एक्शन। तो पंजाब में लगातार इस तरह का बवाल हो रहा है और देखिए सबसे बड़ी बात है, जो खालिस्तान समर्थक हैं वो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, वो अपना सर उठा रहे हैं और साथ ही युवाओं को उकसाने की भी कार्रवाई लगातार जारी है। बात करें हिंदू मंदिर की, आप जिससे कह रही हैं, तो राजस्थान में भी उसे निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के जमकर के बवाल हुआ। हिंदू संगठन काफी गुस्से में है और क्या कुछ हुआ 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस बार अज्ञात लोगों ने राजसमंद में एक हनुमान मंदिर में लगी प्रतिमा को खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। मूर्ति खंडित करने के मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने घटना के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी और बजरंग दल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। हमारे इष्ट देव की जिसने मूर्ति तोड़ी है
उसको आपने गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई नहीं करी, पुनः मूर्ति वापस स्थापित नहीं करी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, तो संपूर्ण राजस्थान का ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा और यदि नहीं हुआ कार्रवाई तो हम सब लोग गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हनुमान जी की मूर्ति है, उसको कोई अज्ञात व्यक्ति ने मतलब उसको तोड़ दिया। तो प्राइमरी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, अगल बगल की चीज़ों को देख के ये पहचान हुई है कि कोई एक धोती वाला व्यक्ति था जिसने शॉल ओढ़ रखी थी, उसके द्वारा ये घटना को पारित किया है। उसकी पहचान की कोशिश कर रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नई मूर्ति लगाई जा रही है। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में भगवान परशुराम के मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफी बवाल देखने को मिला था। तो आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, और इस पर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्हें लफंडरों की फौज कह रहे हैं। तो ऐसी भाषा से वाकई बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी से जो भाषा का स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में टारगेट में आ गई है हिंदू लड़कियां। श्रावस्ती में नाम बदलकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया और एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया के जरिए 4 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुर्शीद अहमद नाम के शख्स पर सोशल मीडिया पर अपना अलग अलग नाम और धर्म बताकर भोली भाली मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि ये जालसाज लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनका सब कुछ लूटकर फरार हो जाता है। तमिलनाडु की रहने वाली एक पीड़िता ने पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है। कई शादियां की हैं, तो कितनी शादियां उन्होंने की है? मेरे ख्याल से मैं तो चौथी नंबर पे हूँ, लोग बताते हैं। अच्छा, 4 शादियां कर चुका है इसके पहले? मैं चौथी नंबर पे हूँ। तो लगातार वो फेसबुक के जरिए लोगों को फंसाता है, अलग अलग आईडी से लड़कियों को फंसाता है। खुर्शीद ने अरमान बनकर तमिलनाडु की रहने वाली एक ईसाई धर्म की लड़की को पहले अपने प्यार में फंसाया, फिर उससे मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी की और फिर उनका धर्म बदलकर नाम पूनम से परवीन बानो कर दिया। पूनम अपने घर से लाखों रुपए के गहने और 2 गाड़ियां लेकर श्रावस्ती पहुंच गई। जब पूनम अरमान के बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसका गर्भपात करवाकर अरमान फरार हो गया। वहीं पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनका एक मुकदमा भी चल रहा है जो विचाराधीन न्यायालय में है, और जो धर्मांतरण का इन्होंने बात बताई है, तो इसके लिए भी हम लोग ने एसपीओ से राय मांगी है। इसमें कुछ टेक्निकल इशू फंस रहा है कि धर्मांतरण वाला जो लॉ आया हमारे स्टेट में उस डेट से ही वो एप्लीकेबल होता है। इस टाइप के कुछ टेक्निकल इश्यूज हम लोग देख रहे हैं। जो भी इसमें न्यायप्रिय होगा, जो विधिक होगा, उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। अरमान ये भूल गया कि वो रहता कहाँ है। वो रहता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इतने सख्त कानून है लव जिहाद के खिलाफ। ऐसे में अब पुलिस उसे सबक सिखा कर रहेगी। ठीक वैसा ही सबक जैसा कि नोएडा पुलिस ने कट्टा को समझाया था, क्योंकि वो पिस्टल से लगातार लोगों को डरा रहा था। और जब पुलिस का सामना हुआ कट्टा गैंग से, तो उसके बाद क्या हश्र उन लोगों का हुआ है, कैसे नानी याद आ गई कट्टा को, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। पिस्टल का डर दिखाकर लूटने वाला कट्टा अब शायद अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। 12 से ज्यादा वारदात में शामिल रहा फिरोज उर्फ कट्टा अब पुलिस की गिरफ्त में है। जरा सुनिए पकड़े जाने पर कट्टा कैसे गिड़गिड़ा रहा है। 25,000 का इनामी कट्टा कई साल से फरार चल रहा था। लूट की 12 से ज्यादा वारदात में कट्टा को नोएडा पुलिस तलाश कर रही थी। सेक्टर 49 थाने में फिरोज के खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं। पुलिस को आज कट्टा के नोएडा में होने की सूचना मिली। पुलिस ने जाल बिछाया और सेक्टर 58 इलाके में फिरोज पुलिस को दिख गया, लेकिन पुलिस को देखते ही कट्टा ने फायरिंग कर दी और बाइक पर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कट्टा के पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद कट्टा के होश ठिकाने आ गए। 25,000 का इनामी फिरोज उर्फ कट्टा एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। आज कट्टा को कोर्ट में पेश कर पुलिस उसकी रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। तो ये जो बदमाश फिरोज उर्फ कट्टा है, ये रो रो कर कह रहा है कि मैं दोबारा कभी नोएडा नहीं आऊंगा, लेकिन इस फिरोज को यही नहीं पता कि वो नोएडा से जा ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि एनकाउंटर के बाद नोएडा पुलिस ने उसे दबोच लिया है। वैसे पुलिस
के पास सिर्फ एनकाउंटर करने और अपराधियों को दबोचने का ही टैलेंट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी दीपिका जो बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं। अब दिल्ली पुलिसकर्मी का एक गाया हुआ गाना जबरदस्त वायरल हो रहा है, और क्या कुछ वायरल है वो भी आप देखिए सिर्फ हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। इस वीडियो को देखिए। दुल्हन की विदाई हो रही है और एक महिला इन पलों को यादगार बनाने के लिए उसे अपने कैमरे में कैद कर रही है। ये महिला फोटो लेते लेते पीछे जाती रहती है और कब उसके पैर वहीं पीछे खुले बड़े नाले की ओर चले जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता, और वो नाले के अंदर धड़ाम से गिर जाती है। वहां मौजूद लोग इस घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या कभी आपने बिल्ली को बॉडी मसाज करते देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिए। बिल्ली बिल्कुल वैसे ही मसाज कर रही है जैसे प्रोफेशनल थेरापिस्ट करते हैं। बिल्ली अपने पैरों से पीठ को दबाती है, तभी मसाज करा रहा शख्स उसे गर्दन के पास दबाने को कहता है, जिसके बाद बिल्ली दोनों पैरों से उसके पीठ को दबाती रहती है जब तक वो मना नहीं कर देता। इस वायरल वीडियो पर लोग बिल्ली की काफी तारीफ कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार दिल दहला देने वाला हादसा हो जाता है। ऐसा ही कुछ तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर विशाल की फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ जब ट्रक बेकाबू हो गया। वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रक को दीवार तोड़कर अंदर आना था, लेकिन यह रुकता ही नहीं, ड्राइवर इस पर से कंट्रोल ही खो बैठता है। यह सीधे आगे बढ़ता रहता है और दीवार से टकरा जाता है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक शख्स बुलेट चलाता नजर आ रहा है जिसे वह पैडल मारकर चला रहा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम साइकिल को पैडल मारकर चलाते हैं। वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि यह शख्स जो दोपहिया वाहन चला रहा है उसका ऊपरी हिस्सा बुलेट का है, लेकिन नीचे का और बीच का हिस्सा साइकिल का। यह जुगाड़ तकनीक से बनाई गई है। दिल्ली पुलिस के इस जवान को वर्दी में गिटार पर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का हिट गाना रोके से ना रुके गाना गाते हुए जिसने भी सुना तो वो उसके मुरीद हो गए। इस वीडियो को अब तक 27 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 8.5 साल बाद देश की फौज किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा फौज में, फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे तो इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। बीजेपी ने सुरेंद्र यादव के बयान को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। उनके तमाम नेता लगातार जेलों की यात्रा के मुंह पे खड़े हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका, केस ट्रायल चल रहा है। देश के सैनिकों का अपमान करना बंद करो। जेडीयू ने सुरेंद्र यादव के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। सीमांचल में महागठबंधन की महारैली होनी है। कटिहार में इसकी तैयारी का जिम्मा सुरेंद्र यादव पर है। यहां प्रचार गाड़ी को रवाना करने के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। तो जेडीयू अब सुरेंद्र यादव के बयान से किनारा कर रही है और साफ साफ कह रही है कि ये तो उनका निजी बयान है। बिहार में ना गजबी राजनीतिक खेल चल रहा है। और इधर बिहार की बात करें, जातिगत जनगणना का ये जो मामला है वो बिहार से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या प्लान वहां पर कर रहे हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार भी कुछ, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार भी कुछ ऐसी ही मांग यहाँ पर कर रही है। विपक्ष में बैठे नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जाति आधारित जनगणना को समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम शुरू करने जा रही है। वाराणसी मंडल में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी आज से चौपाल लगाना शुरू करेगी। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना समाज की जरूरत है।
देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो, और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई होती। अखिलेश को समर्थन कांग्रेस से भी मिल रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि जाति आधारित जनगणना होना बेहद जरूरी हो गया है। मैंने भी जातिगत गण की मांग करी है, क्योंकि इस बेसिस में साफ बात, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाता है। क्यों नहीं किया जाए? इसमें खराबी क्या है, नुकसान क्या है? जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। इधर बीजेपी अब इस मुद्दे को ही खत्म करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना जरूरी है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को उसमें नहीं गिनना। बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को छीनकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस में शूद्र शब्द का जिक्र कर मामले को हवा दे रहे हैं। तो चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी के जितने भी विरोधी दल हैं वो इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और जोर शोर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और कमलनाथ भी इसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से जीतने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और बात पर बवाल चला है। दरअसल सरकार ने अब मदरसों में भी योग सिखाने की बात कही है, जिसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। खबर आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मदरसों में अब तालीम के साथ योग की शिक्षा भी दी जाएगी। योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश के ऐलान से सियासत गर्मा गई है। शासन से अनुरोध करूंगा कि योग तो अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में यदि शामिल हो जाता है तो बच्चों का न केवल शारीरिक विकास होगा परंतु मानसिक विकास भी होगा। तो इस दिशा में हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे। मदरसों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। मदरसा संचालकों के मुताबिक योग इस्लाम विरोधी है, लिहाजा वो सरकार का फैसला नहीं मानेंगे। आपत्ति ये कि इससे हमारे मजहब के अंदर, अकीदे के अंदर खराबी आती है, और हमारा और आपका अकीदे का ही फर्क है। बाकी जो आप खाते पीते हैं वो हम भी खाते पीते हैं, जो आप पहनते ओढ़ते हैं वो हम भी पहनते ओढ़ते हैं। मसला अकीदे का है। जब अकीदे की बात आती है तो आप अलग हैं, हम अलग हैं। तो आप अपने अकीदे के एतबार से फॉलो कीजिए, हम अपने अकीदे के एतबार से फॉलो कर रहे हैं। हमारे एक अल्लाह है और उसका रसूल, इसके अलावा जो हुक्म इन्होंने कराए, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। योग को लेकर हम यही मानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इन सब में बेपर्दगी होती है और ये सब हम करते ही कुछ लड़कियों के हमारे यहाँ पर्दा होता है हमारे इस्लाम में, इस वजह से ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो हम ये नहीं कर सकते। सरकार मदरसों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने और ट्रेनिंग देने की बात कह रही है, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इसे लागू करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तो हमारे देश में मुद्दा कोई भी हो, उस पर सियासत जरूर शुरू हो जाती है। फिर जाति आधारित जनगणना की बात हो या फिर योग की बात हो, हर मुद्दे पर सियासत तलाश ही ली जाती है। बिल्कुल, बात करें तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बवाल हो रहा है राजनीति को लेकर के, क्योंकि इसी साल आम चुनाव होने हैं और इमरान खान की जो पार्टी है वो इस पर बहुत ज्यादा हंगामा कर रही है। और क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, 2 मिनट में आपको दिखाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज यूक्रेन पहुंचे हैं। पेड्रो यूक्रेनी शहर बुचा और इरपिन का भी दौरा करेंगे। बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा किया था और हालातों का जायजा लिया था और यूक्रेन को हर तरह से मदद का ऐलान किया था। और अब पेड्रो ने यूक्रेन पहुंचकर पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गाजा ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी से 6 रॉकेट दागे जाने की पुष्टि की है। इनमें से 5 रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया, जबकि 6ठा रॉकेट एक खुले इलाके में गिरा। बता दें, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पर आतंकी समूह हमास का कब्जा है, जहां इजरायली सेना छापेमारी कर रही है और इसे लेकर आतंकी इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं, जहां जबरदस्त बवाल मचा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। दरअसल पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने बुधवार को लाहौर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं।
अमेरिका की न्यू जर्सी में चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के घरों की छत उड़ गई, पेड़ टूटकर गाड़ियों पर गिर गए, पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तूफान की चेतावनी दी है। चीन के मंगोलिया में कोयले की खदान के धंसने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक अल्क्सा लीग में खदान के धंसने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे फंस गए हैं। मौके पर चीनी सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों को मिट्टी और मलबे में ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका की न्यू जर्सी में बवंडर ने आतंक मचाया है, लोगों की छतें उड़ गई हैं और तेज हवा की वजह से, तेज तूफान की वजह से यहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं वो भी उखड़ते हुए नजर आए, यानी कि जबरदस्त तबाही न्यू जर्सी में मची है। और तबाही की तस्वीर तो लखनऊ से भी सामने आई है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और देखते ही देखते 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लखनऊ में अग्नि ने तांडव किया और देखते ही देखते 40 गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। घटना गोमती नगर की है। आग की लपटें बेहद डरावनी थीं, जिन्हें दूर से ही देखकर पौष इलाके के लोग सहम गए। नगर निगम की वर्कशॉप के सामने खड़ी गाड़ियों में ये आग लगी। चंद पलों में ही आग तेजी से फैल गई। विकराल आग को काबू करने की कोशिशें स्थानीय लोगों ने शुरू की, लेकिन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। फन मॉल के पीछे लगी आग के मॉल तक पहुंचने की आशंका भी गहरा गई। हालांकि करीब आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ियों का पहुंचना शुरू हुआ। एक के बाद एक दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। कबाड़ की जिन गाड़ियों में आग लगी वहां 2 साल पहले भी आग लगी थी। स्थानीय लोग इस मामले में नगर निगम कर्मचारियों की मिलीभगत की बात कह रहे हैं। हालांकि आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आज से ट्रायल शुरू होने वाला है, यानी कि आरोपी आफ्ताब का सामना वकीलों के सवालों से होगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने कुल 6,500 पेज की चार्जशीट फाइल की है। उम्मीद है कि श्रद्धा को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। श्रद्धा मर्डर केस में आज से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस केस में चार्जशीट फाइल की थी, जिसका संज्ञान कोर्ट ने 7 फरवरी को लिया था। दिल्ली पुलिस ने 6,629 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। 150 से ज्यादा लोगों के बयान को आधार बनाया गया है। आरोपी ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। शव के टुकड़ों को महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में फेंका। शव के कुछ टुकड़ों को महाराष्ट्र के जंगलों में भी फेंका। मई 2022 में आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर की हत्या की। 12 नवंबर को 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट किया। आफ्ताब पूनावाला पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं समेत कई धाराएं चार्जशीट में लगाई गई हैं। उम्मीद है कि पुलिस ने चार्जशीट में पुख्ता फैक्ट रखे होंगे, ताकि आफ्ताब जैसा दरिंदा कानून के लूप होल का इस्तेमाल कर बरी न हो पाए। दावा कर रही है कि पूरी पुख्ता तरीके से जांच इस पूरे मामले को लेकर के की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा आफ्ताब को मिले, ये पूरा देश चाहता है और इसमें सालों साल ना लगे, बहुत जल्द इंसाफ मिले परिवार को और श्रद्धा को। तो यही आस अलीगढ़ में भी है, क्योंकि वहां पर गांव के बीचों बीच एक शराब का ठेका है, जिसको हटाने के लिए गांव वाले लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने इस ठेके को हटाने से इनकार कर दिया है। खबर देखिए आप। शराब के ठेके के बाहर महिलाएं धरने पर बैठ गईं और ठेके पर ताला लगा दिया। गांव के कई पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया और धरने पर बैठ गए। पूरा दिन धरना चलता रहा, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर और स्कूल से 20 कदम की दूरी पर ही ठेका खुलवा दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि गांव के बीचों बीच ठेका होने से बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। ठेके के सामने ही खुलेआम शराब पी जाती है। हम बेटा ठेका पे बैठे। अच्छा, क्या वजह, क्यों बैठी हुई हो? इसलिए बैठे हैं भैया, यहाँ गांव में आसपास के भी लोग आते हैं और यहाँ आवास है हमारा, और यहीं पे गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं और वो गंदी हरकतें करते हैं। मामला अलीगढ़ के हरी रामपुर गांव का है। गांव के लोग 6 साल से ठेका गांव से बाहर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या हल 6 साल से देख रहे हैं, हर बार यही बात आ रही है कि अब घट जाएगा, अब घट जाएगा।
क्या वजह है, कोई शिकायत वगैरह की थी? हाँ, शिकायत करी है, कोई हर बार पैसा क्या आश्वासन मिला था जब शिकायत की थी? जी कह देता है ऐसा कहा बैठ जाएगा, 10 साल में अब बैठा देंगे। इस मामले पर अधिकारी कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठेका नियमों के आधार पर खुला हुआ है। मैंने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजा था, उन्होंने पूरी जांच करके रिपोर्ट दी है, जिसमें दुकान नियमावली के अनुसार संचालित है। तो गांव वालों का ये आरोप है दीपिका कि जानबूझकर इस तरह से शराब पीने के बाद जो लोग हैं वहां पर वो तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट होते हैं, और जब उन्हें रोका टोका जाता है तो वो गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। तेज रफ्तार की बात आपने की है, तो अयोध्या में भी ऐसा ही तेज रफ्तार सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 मिनट में पूरी खबर आप भी जानिए। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया। तस्वीरों में आप हादसे का कारण बने मिनी ट्रक को देख सकते हैं। सड़क किनारे बाइक खड़ी कर एक फेरी वाला डिटर्जेंट बेच रहा था। कुछ लोग उसकी बाइक के करीब होकर सामान खरीद रहे थे। अचानक मिनी ट्रक ने सभी को कुचल दिया। फेरी करने गए, अचानक से कोई गाड़ी आकर टक्कर मार दी। 4 लोग तो मृत्यु हो गई, मगर 1 लोग घायल, उसको लखनऊ रेफर किया गया है। जो हुआ है मेरे फूफा का लड़का है, वहीं पर एक्सपायर हो गया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रुदौली थाना इलाके की है। पीछे से एक तेज रफ्तार आती हुई पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो फेरी वाला था उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पिकअप के पलटने से उसके नीचे जो स्थानीय ग्रामीण नेवा खरीदने के लिए एकत्र थे वो दब गए। इसमें एक लड़की, एक महिला और एक बच्चा, इसकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त एक महिला और एक बच्चा वो घायल हो गए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी जल्दबाजी मत करिए कहीं पहुंचने के लिए। तेज रफ्तार ऐसे सड़क हादसों से बचने की जरूरत है। और फिलहाल श्वेता, अभी कोई और खबर? अब सारी खबरें हमने दिखा दी और बाकी खबरें बाकी के बुलेटिन के लिए भी कुछ रखनी है, लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा बीते इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। और कल फिर हम दोनों आपके सामने होंगे बहुत सारी खबरें लेकर के। देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में जरूर आपको दिखाएंगे।